गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम टेस्ट 5 देखने वाले हैं और टेस्ट 5 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड है। और इसके पहले हम लोगों ने किस किस टॉपिक का टेस्ट कर लिया है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का टेस्ट हो चुका है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का टेस्ट हो चुका है, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य का भी हो चुका है, संसदीय प्रणाली का भी टेस्ट हो चुका है। तो इस तरह से और आज हम करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय का आज हम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो करने वाले हैं। तो ये स्पेशली आपका यूपी ट्रिपल एस सी का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम रोज़ 11 बजे सुबह आपके लिए टेस्ट पेपर लेके आते हैं। आज टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाई है, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे रहा हूं। तो आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए होंगे। आप लोगों को टेस्ट पेपर ग्रुप में दे दिया गया है और आप लोग इससे अपना आंसर मैच कर लीजिए। ये जो संघीय प्रणाली है इसको मैं कल डिस्कस करूँगा, तो आज टॉपिक वाइज ये बिल्कुल चल रहा है। तो देखिए, टेस्ट 5 है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या है। ऑप्शन है 20, 25, 30 या फिर 34। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, 34। 2019 में संसद ने, चूँकि संसद को अधिकार है कि वह आवश्यकता अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ा सकती है। तो पहले 30+1 हुआ करते थे, लेकिन 2019 में कितना कर दिया गया है, 33+1। एक जो होता है सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो होता है, और 33 जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1950 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, या फिर तीसरा है भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन, या भारतीय संविधान के द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारतीय संविधान के द्वारा आर्टिकल 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त कितनी थी? 7 थी। ठीक है, मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी, और बाद में जो अभी हम लोगों ने देखा कि 2019 में 34 कर दिया गया। इसके पहले 1986 में इसे 26 किया गया था, 1978 में इसे 78 किया गया था, 86 में 26 किया गया था, 2008 में इसे कितना कर दिया गया था? 31 कर दिया गया था मुख्य न्यायाधीश को लेकर के, और अब 2019 में 34 कर दिया गया है मुख्य न्यायाधीश को लेते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? अभी हम लोगों ने देखा कि संसद के द्वारा इनकी संख्या बढ़ाई गई थी, तो इसमें ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, संसद, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, या फिर विधि आयोग। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, संसद। ठीक है, संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वह न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखकर अपना पद त्याग सकता है? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या फिर विधि मंत्री को। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, अगर उसे अपने पद से रेजिग्नेशन देना है तो वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की क्या प्रक्रिया है? मुख्य न्यायाधीश के इच्छानुसार, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के सिफारिश पर, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी वाला सही है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। और कैसे हटाया जाएगा? संसद की सिफारिश पर। संसद की सिफारिश का मतलब ये है कि जब उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार, पॉइंट नोट करिएगा, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद में उसके लिए रिजोल्यूशन लाना पड़ता है। ठीक है, संसद में उसके लिए रिजोल्यूशन लाना पड़ता है, जिसे आप इम्पीचमेंट कहते हैं। हालांकि संविधान में इम्पीचमेंट शब्द केवल प्रेसिडेंट के लिए ही
प्रयोग किया गया है। और उसके लिए क्या है, उसके लिए हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, ध्यान रखिएगा, कुल सदस्य संख्या जितने 552 होते हैं तो उसका बहुमत होना चाहिए। और उस समय जो उपस्थित हैं और जो मत दे रहे हैं, मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन को, मतलब उससे पास करके और उस समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष भेजना होता है, तो उसे जो है राष्ट्रपति के द्वारा फिर हटाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष, 63 वर्ष, 64 वर्ष या फिर 65 वर्ष। तो सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, नियुक्त वेतन आयोग द्वारा, विधि द्वारा, संसद द्वारा या फिर मंत्री परिषद द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, संसद के द्वारा। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन है, इसके लिए आर्टिकल 125(1) है। इसके तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको आंसर इसका बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा डी, किसी भी न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकते हैं जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात हो रही है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा वो रिटायरमेंट होने के बाद कहीं भी किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। हाँ, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उस न्यायालय को छोड़कर जिसमें वो जज रहे हैं, उसके अलावा दूसरे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कौन करता है आपको बताना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर विधि मंत्री। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके लिए आर्टिकल कितना है? 126 है। और ऐसा कब होता है? जब सर्वोच्च न्यायालय में जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। 4 स्टेटमेंट है। राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। तो 4 ऑप्शन है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यसभा नहीं, ये गलत होगा। लोकसभा की सलाह पर गलत होगा। प्रधानमंत्री की सलाह पे नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो एक स्वतंत्र बॉडी है और इसमें किसी भी सरकार का या किसी सदन का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। और इसके लिए कोलेजियम होता है, कोलेजियम सिस्टम होता है, और उस कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से रिकमेंडेशन भेजा जाता है प्रेसिडेंट को, और उसी में से जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब तदर्थ न्यायाधीश एड हाक बेसिस पे जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति होती है। कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चाहते हैं। अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपबंध नहीं होता। न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। तो इसमें आप लोगों ने देख के ही क्वेश्चन को समझ लिया होगा कि कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, डी ऑप्शन सही है। 127(1) के अनुसार यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए
उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति पर्याप्त न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, वह ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता है। सबसे पहले तो उसे प्रेसिडेंट की पूर्व सहमति लेनी होती है और जिस उच्च न्यायालय में उसको अपॉइंट करना है वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे भी परामर्श करना होता है। ठीक है, लेकिन तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में है, केवल सर्वोच्च न्यायालयों के संदर्भ में है, अन्य न्यायालयों के संदर्भ में नहीं है, अन्य न्यायालयों के संदर्भ में नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, और जैसे मान लीजिए कि अगर सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त करना है तदर्थ न्यायालय को, तो जिस न्यायालय में वो जज है और वहाँ से जहाँ से बुला रहे हैं उसके मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना होता है। ठीक है, इसको थोड़ा अपडेट कर लीजिए। जिस न्यायालय से उस जज को बुलाना है उसके मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है राष्ट्रपति को, संसद को, मंत्रिपरिषद या फिर सर्वोच्च न्यायालय को। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को आई होप पता ही होगा आप लोगों को कि किसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या कौन होगा आपका? इसमें हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। कौन हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 5। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी 5। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या जो है कम से कम 5 होनी चाहिए और इसी को कहते हैं संविधान पीठ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, कितने न्यायाधीश? 5 न्यायाधीश होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन है परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, दूसरा है अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, तीसरा है मूल अधिकारिता के अंतर्गत और चौथा है रिट अधिकारिता के अंतर्गत। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, मूल अधिकारिता के अंतर्गत, यानी कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है और इसका वर्णन आर्टिकल 131 में किया गया है। तो आर्टिकल 131 में क्या क्या चीज़ें हैं समझ लीजिए। एक तरफ भारत सरकार हो और एक तरफ एक या एक से अधिक राज्यों के बीच अगर कोई विवाद हो तो उसके लिए सीधे आप कहाँ जाएंगे? उच्चतम न्यायालय में। एक ओर भारत सरकार हो और दूसरी तरफ किसी राज्य या राज्यों को और दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्यों के बीच, यानी कि एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों हो, एक राज्य हो या कई राज्य हो भारत सरकार के साथ और दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद हो, तो कौन निपटाएगा? किसके पास जाएंगे? उच्चतम न्यायालय के पास। तीसरा है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में यदि उस विवाद में विधि या तथ्य का कोई प्रश्न, ऐसा प्रश्न अंतर्निहित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो वहाँ तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? गोलकनाथ, A.K. गोपालन, केशवानंद भारती, मेनका गांधी। ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है, तो जल्दी से बताइए आंसर। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती का जो मामला था 1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और इस निर्णय में यद्यपि संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया था, परंतु यह भी कहा गया था कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता है। संविधान संशोधन तो कर सकता है, ये संसद का अधिकार है, किसी विभाग में कर सकता है, लेकिन जो मूल संरचना है, मूल ढांचा है, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16,
अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्वेश्चंस की आज सीरीज थी और हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको डिस्कस किया है, इसके साथ में कॉन्सेप्ट का भी डिस्कस किया है। तो आपके अगर क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं में से बनेंगे और आप इसको कम से कम 2 बार वीडियो को देखें और कॉन्सेप्ट को समझें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोग अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टोटल में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इस तरह से यूपी ट्रिपल एससी का जितना लेटेस्ट सिलेबस है उसके पूरे एक एक टॉपिक से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। आप प्रिपरेशन जारी रखें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।